पिछले 24-48 घंटों में इंटरनेशनल मीडिया पर बाढ़ आ गई है इस रिपोर्ट की कि अब तो शांति होने ही वाली है यूएस और ईरान के बीच में। पहले ट्रंप ने कहा था 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलो नहीं तो सारे तुम्हारे पावर प्लांट्स हम ध्वस्त कर देंगे, नाश कर देंगे। उसके बाद खुद ही आकर कहते कि नहीं नहीं 5 दिन की मोहलत तुम और ले लो, ईरान जी ले अपनी जिंदगी। क्योंकि ट्रंप का कहना है पूरे दुनिया के प्रेस को कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, ईरान उनसे बातचीत करना चाहते थे और 15 पॉइंट का एक प्लान भी डिस्कस किया जा रहा है ईरान के साथ। ईरान कह रहा है ये कब हुआ भाई, हमने तो ना ट्रंप से डायरेक्टली बात किया है ना इनडायरेक्टली बात किया है, क्योंकि अमेरिका से बात करके क्या होता है वो झेल चुके हैं, फिर से वो गलती नहीं करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर की बात की तो इजराइल ने वहां ईरान के ऊपर, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर धमाका बोल दिया। अब उसके बदले में ईरान फ्रेश अटैक लॉन्च कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, खासकर कि इजराइल के ऊपर उनकी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर रहा है। खबर यह भी आ रही है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया गया है। इसी शांति समझौते के बीच में, इसी वॉर पॉज के बीच में हजारों यूएस मरीन्स, एलीट फोर्सेस पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट कुछ ही दिनों के अंदर। अब सवाल यह उठता है कि सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में क्यों जा रहे हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड क्यों हो रहा है? युद्ध तो आप जीत चुके हो, ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर आप सोल्जर्स के लाइफ को क्यों रिस्क कर रहे हो जब यहां शांति की बातें चल रही हैं, 15 पॉइंट का पीस प्रस्ताव की बात हो रही है? आप इजराइल को क्यों अलाउ कर रहे हो इस तरीके का आक्रमण करने का ईरान के ऊपर? कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस में कोहराम मचा हुआ है, टोटल केओस चल रहा है। ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रंप का, कह रहा है कि ट्रंप अपने आप से बात कर रहे हैं, यह आदमी सठिया गया है। क्या सच में ट्रंप पूरी दुनिया के सामने कोई प्ले एक्टिंग कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, या ट्रंप सच्ची में इतना बेवकूफ हो चुका है कि वो कह रहा है कि मैं ये युद्ध जीत चुका हूं, ईरान मुझसे बात करने के लिए भीख मांग रहा है, जबकि जो सच्चाई है कुछ और ही है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में इस एपिसोड में भी बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलौनों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। और ईरान ने बोला है कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, हम अपने डिमांड्स पर अड़े हैं, गल्फ से बाहर निकलो फिर बातचीत शुरू होगी। करीबन 1 महीने होने को आ रहे हैं इस युद्ध को जो ईरान के ऊपर थोपा गया था। ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया है, बिगेस्ट विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर, या फिर कह लीजिए अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं, बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट टू द यूएस इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर, चाहे वो एयर की बात हो, सी की बात हो। लेकिन ट्रंप या तो प्ले एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं या वो सच में नहीं जानते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा रायता फैला के रखा है। We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ट्रंप सच्चाई जानना भी चाहते हो तो उन्हें सच बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके आसपास उनसे भी ज्यादा बड़े नमूने घूम रहे हैं। ये देखिए ना, पीग हडसेक क्या हग रहे हैं, देखिए। Was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. Loiter, क्या कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस उस इंसान का होता है जो जानता है कि उसने घोड़ दिया है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं। अरे भैया, अगर तुम जीत गए हो तो आराम से बात करो। अगर आप तुम जीत ही गए हो तो ऐसा कैसे हो गया कि ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है इजराइल के ऊपर, यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया, और तुम कह रहे हो तुम जीत गए हो। तुम्हारे वॉर के कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हुए? अब तो नए ऑब्जेक्टिव बन गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जो पहले से ही खुला हुआ था, तुम्हारे दिमाग की तरफ बंद नहीं था। भैया, ये जो दूसरे देशों को आप डेस्परेटली बोल रहे हो आओ हमारे साथ काम करो, $200 बिलियन आप मांग रहे हो इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, अगर ओब्लिटरेट हो चुका है, सब कुछ नाश हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तो ये सब क्यों हो रहा है? भाई, पॉलिटिक्स में ना आप सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हो, युद्ध में ना सच्चाई सामने आ जाती है, और सच्चाई अब सामने ये आ चुकी है कि कोई भी आपका गोल मीट नहीं हुआ है। और ये जो बोल रहे हो ना न्यूक्स खत्म करने का नया गोल है, वो तो आप 1 साल पहले ही कर चुके हो। सुन लो, We wiped out the nuclear capability of Iran, obliterated it. It was obliterated like nobody's ever seen before. I would say it's set back permanently. That place is under rock. That place is demolished. They're never going to have nuclear. Decimated. तो ट्रंप से पूछा गया, वो तो डेसिमेटेड हो गया था पिछले साल ही, आपने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी खत्म कर दी थी, तो अब फिर से युद्ध क्यों हो रहा है? सुनिए क्या कह रहे हैं अंकल। Obliterated their nuclear sites last summer with your strikes. Then how can you argue it was an imminent threat now? Oh, we hit them so hard, we obliterated them. But that doesn't mean with the right equipment,
you can't dig down and go get it. अरे तो यार युद्ध फावड़ा से है ना, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्यों नाम रखा है? ऑपरेशन फावड़ा, ऑपरेशन शवल नाम रखना चाहिए था। हो सकता है ट्रंप भूल गए हों कि भैया उन्होंने ही सेलिब्रेट किया था ये जो पूरा बम गिराया था। हो सकता है डिमेंशिया हो गया हो ट्रंप को, याद ही नहीं है उनको कि ये युद्ध है या युद्ध नहीं है। People don't like me using the word war, so I won't. But the Democrats go to war. We've won this. This war has been won. उम्र हो गई है अंकल की, समझ सकते हैं डिमेंशिया हो सकता है, लेकिन भाई डुलुलू कैसा है, किस रेंज का डुलुलू चल रहा है कि पुराने आयतुल्ला को मार के नया आयतुल्ला के साथ हाथ मिलाकर हॉर्मूज तुम ही चलाओगे। What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in maybe- control of it? Will maybe- Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is. अगर इतनी ट्रेजेडी ना होती तो कॉमेडी जरूर ये होती। ट्रंप ईरान के बारे में भूल कर चुका है, उसे शायद ये बात मालूम है लेकिन कह नहीं पा रहा है। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती, इतिहास के 2 पन्ने पलट लिए होते तो हाल ये ना होता। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसा हाल अपना मत करना, और ऐसा ना हो एग्जाम्स के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, उसमें आपकी मदद करेगा विद्या मंदिर क्लासेस। जेईई, नीट और फाउंडेशन में पिछले 40 सालों से कंसिस्टेंटली टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस करता आया है वीएफसी, और इस साल 2026 के दिल्ली के इकलौते टॉपर और 100% टाइलर श्रेयस ने जेईई मेन सेशन 1 में विद्या मंदिर क्लासेस से पढ़कर ही यह अचीवमेंट हासिल की थी। ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 54 स्टूडेंट्स ने 99.9 प्लस परसेंटाइल क्लब में अपनी जगह बनाई, और इन्हीं के 410 प्लस स्टूडेंट्स ने 99 प्लस परसेंटाइल क्लब का वो हिस्सा बने। विद्या मंदिर क्लासेस हमारे आज के एपिसोड के पार्टनर्स हैं, और यहां से हर साल वीएमसी के स्टूडेंट्स जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, बिटसैट, नीट, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स में टॉप रैंक्स लाते आए हैं। विद्या मंदिर क्लासेस के जो फाउंडर्स हैं सब आईआईटी दिल्ली अलुमनाई हैं। पिछले 40 सालों से ये बच्चों को पढ़ाते आए हैं। ऐसे बहुत ही कम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे जहां आज भी फाउंडर्स खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में क्वालिटी कोचिंग लेना चाहते हैं तो वीएमसी ऑनलाइन में एनरोल करके आप फाउंडर से डायरेक्ट लर्निंग का एडवांटेज भी ले सकते हैं। वीएमसी का स्कॉलरशिप टेस्ट नैट या नेशनल एडमिशन टेस्ट अभी चल रहा है। नाउ इस स्कॉलरशिप टेस्ट से न सिर्फ आप 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए, फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो ये 49 रुपीज का होता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है अगर आप नीचे का लिंक यूज करेंगे फॉर क्लास 6 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स में जो पढ़ रहे हैं। आज ही रजिस्टर कीजिए नैट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए और जानिए अपनी परफॉर्मेंस एंड पाइए 100% स्कॉलरशिप फॉर वीएमसी कोर्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज विनर डोनाल्ड ट्रंप के शांति वार्तालाप के। भैया वो तो पीस प्रेसिडेंट है, वो तो शांति चाहते हैं ना। ईरान के साथ बम उन्होंने थोड़ी ना गिराए हैं, इसीलिए 15 पॉइंट का सीज फायर ऑफर उन्होंने दिया है ईरान को। जी हां, 1 महीना सीज फायर टू डिस्कस दिस पीस अग्रीमेंट। ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना, यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान रोक देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा, उसकी सारी जो स्टॉकपाइल है जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए को दे देगा। सारे जो उनके मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा, नतान्स, इस्फहान, जिसको बाय द वे उन्होंने तो बम से पहले ही डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं फिर से डिसमेंटल किया जाएगा। और सारे जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज हैं, माने हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह, उनको जो सपोर्ट करना है वो सब ईरान नहीं करेगा। और उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन पर भी, उनके रेंज पर और उनके नंबर ऑफ मिसाइल पर भी रोक लगा दिया जाएगा। तो ये है प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने बोला पूरी दुनिया के सामने कि देखिए मैं डी एस्केलेशन करना चाहता हूं, मैं कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा हूं शांति के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट्स एक्सप्लोड कर गए। अगर आप एस&पी की बात करें तो वो जबरदस्त उछाल देखता है। 6 मिनट के अंदर अंदर 2 ट्रिलियन मार्केट कैप बढ़ जाता है। ऑयल प्राइसेस भी ड्रामेटिकली गिर जाती है। लोगों ने सोचा अरे वाह, कुछ सेंस आ गया है डोनाल्ड ट्रंप में, अब शांति बहाली हो सकती है। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ट्विस्ट आता है। ईरान बोलता है कौन सी बात, कौन सा 15 पॉइंट, कौन सा वार्तालाप चल रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है। ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। इस खबर के बाद मार्केट $1 ट्रिलियन कैप खो देती है, मार्केट क्रैश कर जाता है। यानी $3 ट्रिलियन का स्विंग 1 घंटे के अंदर अंदर देखा जाता है एस&पी पे।
लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कुछ ट्रेडर्स ने आधे बिलियन डॉलर का ऑयल मार्केट पे फ्यूचर का बेट लगाया सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले ट्रंप के पोस्ट के। इसका मतलब है ट्रंप के सर्कल के अंदर कोई यह बात जानता था, यह सूचना आने वाली थी और इस पर सट्टा खेला गया, स्टॉक मार्केट को मूव किया गया। यह स्पेकुलेशन नहीं है, यह फाइनेंशियल क्राइम है और खुलेआम से डोनाल्ड ट्रंप और उनके मित्र यह काम कर रहे हैं। इस आपदा का अवसर उठाकर पैसे छापे जा रहे हैं। ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया के सामने भी रखा कि शांति तो बहुत दूर की बात है, फेक न्यूज फैलाकर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है बाय ट्रंप एंड हिज फ्रेंड्स। मार्केट से पैसा कमाने के अलावा लगता है 5 दिन का ये जो सीज फायर, सेल्फ डिक्लेयर्ड सीज फायर है, इसका भी एक एजेंडा लग रहा था। इसको अनाउंस किया गया था मंडे को, जैसे मार्केट खुल रहा है, और एग्जैक्टली 5 दिन बाद माने फ्राइडे को जब मार्केट्स बंद होंगी, उसके बाद कोई बड़ा कांड करने का प्लान हो रहा है। फ्राइडे के दिन ही यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स 2000 से ज्यादा मरीन्स के साथ उस एरिया में पहुंचेगा जहां मरीन्स तैयार हो जाएंगे एक ग्राउंड असॉल्ट के लिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए। इसको एक्सपीडिशनरी यूनिट भी आप कह सकते हो। उस एरिया में ये तब दाखिल हो सकते हैं। ये जो पॉज है ये उसी के साथ परफेक्टली लाइन अप करता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप सोच रहे हैं मैं खेल खेलता हूं, मैं शांति दिखाता हूं, अपने आप को शांति दूत बताता हूं, दिखाता हूं पूरे दुनिया को कि मैं शांति की बात कर रहा हूं, और उसके बाद फ्राइडे को सीधा धावा बोल दिया जाएगा। इसीलिए एलीट ट्रूप्स को असेंबल किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में। यही सेम प्लेबुक इस्तेमाल किया गया था रेसिप्रोकल टैरिफ के समय भी। एक बिग टिकट अनाउंसमेंट कर दो, मार्केट क्रैश हो जाएगा, फिर कुछ और विड्रॉल कर दो, मार्केट ऊपर चले जाएगा। इसी के बीच में शेयर खेल दो, बेच लो, खरीद लो, और इसी तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। यह पूरी धांधली चल रही है और ईरान यह खेल बिल्कुल समझ चुका है। ईरान का कहना है यह सब धांधली आप इसलिए भी कर रहे हो जिससे आप तेल के प्राइसेस को स्टेबलाइज कर पाओ, क्योंकि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड हो रहा है तेल अभी भी थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश है। ट्रंप सोच रहा है मुझे कुछ और मोहलत मिल जाए। ट्रंप के इन पैतरों को ईरान लेकिन बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए उन्होंने इस बात पर कभी भी यकीन नहीं किया है कि ट्रंप उनसे बात करना चाहते हैं, शांति का कोई प्रोस्पेक्ट है। उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। अमेरिका और इजराइल को हमने जो पहले दिन बोला था आज भी वही बोल रहे हैं, आपको पूरे एरिया से निकल जाना होगा, हमें रेपरेशंस देना होगा, तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। और अब आता है एक खतरनाक वार्निंग। अली अकबर अहमदियन जो IRGC के एडमिरल है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर इन द सुप्रीम नेशनल काउंसिल, माने इससे ज्यादा सीनियर आप हो नहीं सकते हैं, उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम आओ हमारे एरिया में, हम तो 2 दशक से इसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है उसी की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। इस दिन के लिए अमेरिका के लिए सिर्फ एक मैसेज है, आओ हमारे पास आओ। तो कहीं ना कहीं एक कत्लेआम मचाने के लिए ईरान की फौज भी अभी तैयार है। और इससे भी ज्यादा जो ह्यूमिलिएशन ट्रंप को सहनी पड़ रही है जब ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि अमेरिका तो निगोशिएट अपने साथ कर रहा है, फोन उठा रहा है, ट्रंप अपने साथ ही बात कर रहा है। मजाक उड़ा के बोला जा रहा है क्या आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप अपने साथ ही निगोशिएशन कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो? अरे अपने हार को अग्रीमेंट मत बोलो, और आप देखोगे तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में और जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं और जो ऑयल प्राइसेस हैं सबका डब्बा गोल करेंगे। जब तक हम चाहेंगे कुछ यहां से नहीं हिलेगा। हमारा जो पोजीशन है वो पहले दिन से जो था आज तक नहीं बदला है, और यह बात बिल्कुल सही है। ईरान के पोजीशन पे हमने कोई चेंज नहीं देखा है, करीबन 1 महीने होने आए हैं। अमेरिका और ट्रंप की पोजीशन हर दूसरे दिन हमने चेंज होते देखा है। ईरान का ट्रंप की बातों पर विश्वास ना करना बिल्कुल सही भी निकला, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने बात की पीस की, सीज फायर की, उधर इजराइल ने ईरान के एनर्जी साइट्स पर अटैक कर दिया, और ईरान भी इसके लिए बिल्कुल तैयार था। इसीलिए अब 80th वेव अगेंस्ट चाइल्ड किलिंग ज़ायनिस्ट रिजीम उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब ये 80th वेव में क्या खास बात है? ये बात है खास इसलिए क्योंकि अब ईरान कह रहा है कि हमारा जो अटैक है वो और ब्रॉड हो रहा है। पहले वो डिफेंसिव था, फिर वो धीरे धीरे ऑफेंसिव पे गए, अब वो अपने अटैक को और भी ब्रॉड बेस कर रहे हैं। इजराइल की जो पोजीशन है नॉर्दर्न इजराइल, गाजा एनवेलोप, माने जो एरियाज, जो टेरिटरीज गाजा स्ट्रिप में इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी हैं, उस पर वो हैवी मिसाइल और ड्रोन अटैक से मारेंगे वहां जो इजरायली प्रेजेंट है।
जो इजरायली आर्मी के नॉर्दर्न कमांड साइट है, जो लेबनान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, उन पर भी ये कह रहे हैं हम आपको डायरेक्टली अटैक करेंगे। साथ ही साथ सोचिए कितना ब्रॉड बेस्ड अटैक है। बॉर्डर एरियाज पर आप अटैक कर रहे हो, उधर तेल अवीव पे आप अटैक कर रहे हो, उधर अली अल सलीम एयर बेस जो कि कुवैत में है उस पर अटैक कर रहे हो, अल अजराक एयरबेस नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन उसको भी आपने नहीं छोड़ा, और शेख ईसा एयरबेस जो बहरेन में है जहां यूएस की नेवी की 5th फ्लीट है उसको भी आप बख्श नहीं रहे हो। अगर आप देखोगे वैसे इराक में भी कैसे इंसर्जेंट्स जो कि ईरान बैक्ड है, एक वीडियो भी पब्लिश किया गया है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा इन इराक, कैसे यूएस जो विक्ट्री कैंप है वहां किस तरीके से ड्रोन द्वारा हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो दो चीजें तो बिल्कुल साफ हो गई, ट्रंप वहां खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान ये सब सुनने को राजी नहीं है, वो अपनी बमबारी जारी रख रहा है। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है अमेरिका को? भाई आपके पास तो इतने बड़े बड़े बमबारी वाले प्लेन्स थे, जीबीयू बॉम्ब्स थे। प्रॉब्लम आ रही है कि ईरान के पास 27 मिसाइल सिटीज हैं जो कि डीप अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। अब इजरायली और अमेरिकन कॉन्स्टेंटली अटैक तो करते आए हैं, जो टनल्स हैं इन सिटीज के, उसके ऊपर मिसाइल गिराते आए हैं, लेकिन इरानियंस ने ये जो बॉम्ब्ड आउट टनल्स हैं वो 1-2 दिन के अंदर वापस खोल दिए और वहां से मिसाइल दागना फिर से शुरू कर दिया, और वो मिसाइल दागते हैं अंदर चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रेनाइट रॉक माउंटेन्स है, बहुत पुराना रॉक होता है, बहुत कड़ा रॉक होता है, और बड़े से बड़े बॉम्ब इनको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मने जब तक ना आप बूट्स ऑन द ग्राउंड रखोगे, सैनिक को भेजोगे, तब तक आप इन सिटीज को हरा नहीं सकते हो। और इसीलिए आप देख रहे हो एक तैयारी शुरू हो रही है। ईरान का मानना है कि कुवैत की तरफ से एंट्री होगा, ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, इसीलिए कुवैत पर आप ज्यादा बमबारी देखोगे जो ईरान फोकस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे जो गल्फ देश हैं उस पर अटैक कम हो गया है, कुवैत और आप देखोगे इजराइल के ऊपर ज्यादा बमबारी हो गई है। तो अमेरिका की हिपोक्रेसी को देखकर ईरान अभी बातचीत करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिकन ऑफिशियल्स पहुंच गए इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए, लेकिन ईरान अभी भी क्लियर नहीं है। वो कह रहा है कि अभी भी हम तैयार नहीं है, बैठकर हाय हेलो करने के लिए भी या टेबल पर बैठकर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यूएस की जो डिमांड्स हैं कि भैया ईरान अपने न्यूक्स भी छोड़ दे, मिसाइल प्रोग्राम भी कैप कर दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दे, तो फिर इसमें ईरान को क्या मिल रहा है यह देखने की बात है। इसीलिए ईरान के जो मांगे हैं वो काफी कड़े हैं और वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को तो तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बस खोल दो, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया तो ईरान को भी मालूम है कि उसके पास जो सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है, ग्लोबल इकोनॉमी को जिस तरीके से वो चोक कर बैठे हुए हैं, वो उनके हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद तो सालों साल ये युद्ध खिंच सकता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वहां से वो विड्रॉ नहीं करेंगे, ट्रंप को और भी एम्बैरेस वहां करेंगे। उधर इस युद्ध को लेकर नए डिटेल्स भी सामने आए हैं। किस तरीके से नेतन्याहू ने 2 दिन पहले जब यह अटैक हुआ था 28 फरवरी, जिसमें आयतुल्लाह खमीनी मारे गए थे, उसके 2 दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोन कॉल होता है और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चाबी भरी जाती है। कैसे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को सपने दिखाए कि आपके पास एक ऐतिहासिक मौका है, ऐसा मौका फिर से हाथ नहीं मिलेगा, सारी लीडरशिप एक जगह है, अगर आप बोलो तो ये अटैक जो होगा आप हिस्ट्री बुक्स में आ जाओगे डोनाल्ड ट्रंप जी। और यही सब सुनकर डोनाल्ड ट्रंप का ईगो इतना फैल गया कि उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। अब जब हरी झंडी से लाल झंडी करने की कोशिश भी कर रहे हैं या ट्रंप सफेद झंडी निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, इजराइल बोल रहा है भैया हम तो ना रुकेंगे। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम अभी भी अपना अटैक जारी रखेंगे, ट्रंप अंकल तुम्हें जो करना है तुम कर लो। इसीलिए सीज फायर के बाद भी जो बातचीत करने की पहल भी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, गैस मैनेजमेंट बिल्डिंग इस्फहान में और दूसरे खुर्रम शहर में, ये इजराइल इनको अटैक करते रहा। इसी वजह से जो खुर्रम शहर में है पावर आउटेज होता है, डिसैलिनेशन फैसिलिटी बुशरेर में उसको अटैक किया जाता है, जिस पर ईरान ने बोला है कि अब हम वापस अटैक करेंगे, इजराइल के सारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, अगर डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक करना है तब वो भी करेंगे। तो एक तरफ ट्रंप बोल रहा है कि मैं तो शांति दूत हूं, शांति मैं बहाल करूंगा, और दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने अटैक्स और भी डबल ऑन कर रहे हैं। साफ साफ यहां एक स्प्लिट की बात की जा रही है, लेकिन बात यहां स्प्लिट की नहीं है, यह भी एक वेल प्लेड गेम है। देशभक्त पर हम आपको बताते आए हैं कैसा वन गुड कॉप वन बैड कॉप प्ले करेगा और अपना गेम, ये जो साइकोलॉजिकल वॉर है ये दोनों आपस में खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे। ईरान ये तो कम से कम समझ चुका है।
इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेटली भी ये बात मानते हैं कि उनका जो रिजीम चेंज का प्लान था कि भैया मोसाद किसी तरीके से एक रेवोल्यूशन वहां पैदा कर देगा, वो फ्लॉप कर चुका है। इसीलिए अब वो अंधाधुंध ईरान पर बस डैमेज करना चाहते हैं। किसी के पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ डैमेज कर दो। और उधर सऊदी अरेबिया, यूएई, इन लोग भी वॉर में शामिल होने की बात अब कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने पहले यूएस फोर्सेस को अपने बेसेस इस्तेमाल करने की परमिशन तो देके रखी है। यूएई शायद पैसा भी और दे दे, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक बार ये ईरान का मसला सुलझाए तो फिर यहां पूरी शांति हो जाएगी। शांति के बिना तो हमारा दुबई भी ना चलेगा और सऊदी अरेबिया का वहां वर्चस्व भी स्थापित नहीं होगा। सवाल है, क्या ईरान अभी हटने वाला है या ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है? अगर आप क्रोनोलॉजी देखो तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। देशभक्त पर हमने आपको बताया था कि कैसे न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में हमने कभी एक महीने लगभग बात नहीं की थी, लेकिन अब सिचुएशन उस तरीके से आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहा है। फिर से बुशहर पर, ईरान के बुशहर पर सेकंड टाइम अटैक किया गया है उनके न्यूक्लियर साइट पर। इसीलिए क्या फिर से दिमोना के बाद क्या फिर से ईरान अटैक करेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक न्यूक्लियर क्वेश्चन जरूर है। कुवैत में सोचिए सरकारी वार्निंग्स जारी हो रहे हैं, जस्ट इन केस अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो आपको क्या करना चाहिए, यह मैसेज जा रहा है वहां के मीडिया पर। इन द मीन टाइम ये सब चल रहा है, यूएस के एलीट ट्रूप्स वहां पहुंच रहे हैं। तो क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड इफेक्टिव कर दिया जाएगा? आज से फ्राइडे, सैटरडे क्या हम देखेंगे किसी तरीके का ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाएगा? ट्रंप के पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ह्यूमिलिएटिंग विड्रॉल करना पड़ेगा या तो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना पड़ेगा। खर्ग आइलैंड जो कि ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, 90% तेल वो हैंडल करता है, उसे टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे यूएस मरीन्स। लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश करेंगे, तो थियोरी में तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसी टाइम पर जो होता है खून खराबा बढ़ता है। याद रखिए ईरान वहां ऐसे ही बैठा नहीं है। 3000 से 6000 नेवल माइंस अभी भी शायद उनके पास हैं, 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास अभी भी हैं। और उसके बाद जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, प्लस हिजबुल्लाह, प्लस हुतीज, प्लस इराकी मिलिशिया जो उनके पास हैं, एक ऑल फ्रंट असॉल्ट वो भी लॉन्च कर सकते हैं। तो खून खराबा काफी बढ़ सकता है, काफी जाने जा सकती हैं। पेंटागन ने भी माना है मल्टी डे मल्टी वीक ऑपरेशन ये हो सकता है। तो जब यूएस मिलिट्री खुद ही नहीं जानती है कि इस युद्ध को खत्म कैसे करें, तब आप अगर इस एरिया की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको बहुत ब्रूटल हिस्ट्री दिखेगी, जहां बहुत लाशें बिछेंगी दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी। इजराइल बैठकर तमाशा देखेगा वो दूसरी बात है। मीनवाइल चाइना यहां बैठकर हंस रहा है, वो नोट्स ले रहा है, अपने मेन एनिमी की जो ताकत है उसको समझ रहा है, वीकनेस जो है उसको समझ रहा है। एक्सक्विजिट बड़े बड़े बॉम्ब तो हैं आपके पास, लेकिन आपके पास वॉल्यूम नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आपके शिप में आग लग जाती है, आपके शिप्स को भागना पड़ता है, आपके प्लेन नीचे गिर जा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है इस वॉर को चलाने के लिए, एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, ओवर एक्सटेंड कर दिया है आपने। तो बहुत कीमती मैनुअल मिल रहा है अभी चाइना को। और उधर दूसरी तरफ इजराइल को पता चल रहा है क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है, वॉर क्राइम क्या होता है, बच्चों को मारना मिसाइल से क्या होता है। Just this morning, an Iranian ballistic missile hit here in Tel Aviv. Look at the damage. While we targeted terrorists, specific terrorists, the IRGC is actually targeting a civilian neighborhood, families with kids, homes, schools. War crimes after war crimes after war crimes. बम किसी भी बच्चे पर गिरे, सिविलियन पर गिरे किसी देश का, वो अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन यहां यह भी बोलना चाहिए कि ईरान तो एक टिट फॉर टैट अप्रोच फॉलो कर रही है। हमारे गैस इंस्टॉलेशन पर अटैक करोगे, हम तुम्हारे गैस इंस्टॉलेशन पर अटैक करेंगे। हमारे पावर प्लांट पर अटैक करोगे, तुम्हारे पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करोगे, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट पर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान पर 500 स्कूल और 100 हॉस्पिटल से ज्यादा अटैक हुआ है। कोई खबर अभी तक नहीं आई है जब ईरान ने जानबूझकर किसी स्कूल या अस्पताल को अटैक किया है। तो कौन थ्रेट टू पीस है, कौन बारबेरिक है, कौन जल्लादों की तरह एक्ट कर रहा है इस युद्ध में, यह आप खुद समझिए। ईरान हारे या जीते, लेकिन अमेरिका का जो एक शीन था ना, एक जो सीरियसनेस था ना, एक जो वर्चस्वता था ना, वो कहीं ना कहीं खो चुका है। अब तो ईरान भी मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप, यू आर फायर्ड। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. Thanks to VMC for making this episode possible. अगर आप भी NAT टेस्ट लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर लीजिएगा। अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ट्राई आउट कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी आंक सकते हो और 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। Many thanks for watching.